एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, बिकॉज ऑलरेडी 1660 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 1661 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चंस हमें नॉरसेट में आते होते तो सब बच्चे क्लियर कर जाते। तो बच्चे, अगर आपने प्री का एग्जाम्स दिया है ना, तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, और ऐसा नहीं होता कि सबको एक जैसी ही नॉलेज होती है। काफ़ियों को तो बेसिक क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होता। तो मुझे ये नहीं है कि जो ऑलरेडी सब आता है जिनको मैं उनको पढ़ाऊँ, मुझे साथ में उनको भी पढ़ाना है जिनको अभी कुछ भी नहीं आता, जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपरेशन। तो मैं वो हर एक टाइप का क्वेश्चन कराती हूँ, चाहे वो ईजी है चाहे वो डिफ़िकल्ट है, ताकि जिनको नहीं आता वो भी कर पाए और जिनको आता है वो रिवाइज कर पाए, ठीक है ना। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलता है आरआरबी एंड नॉरसेट 8 की प्रेपरेशन के लिए। और होशियार बच्चों का सिलेक्शन कराना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, पर जो ज़ीरो से स्टार्ट होके सिलेक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी बिग थिंग। ओके, सो अगर आपको सब कुछ आता भी होता है तो वो चीज़ अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए भी सोचा करो आप लोग, ठीक है। एंड अगर आप किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नॉरसेट 8 के लिए एंड आरआरबी दोनों के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दिवाली ऑफर्स पे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो नॉरसेट 8 के लिए जो 4 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच है, उसकी जो फीस है वो है 2699। एंड जो 6 मंथ्स का बैच है नॉरसेट 8 के लिए, पूरा फुल थ्योरी नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, ये बैच रहेगा आपका 3499 का। तो कोई भी बैच जो है नॉरसेट 8 के लिए, आप इस नंबर पे मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आरआरबी के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, जो कि ओनली एंड ओनली 1299 का बैच है 3 मंथ्स के लिए, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स। और अगर आपको आरआरबी के लिए भी बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि 2024 में अभी नहीं होगा आपका पेपर, जनवरी फरवरी में कहीं जाके होने वाला है आरआरबी का पेपर, तो 3 मंथ्स का जो बैच है दैट इज 2299 का बैच बेसिक्स, जिसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके हर सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें भी एमसीक्यूज रहेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, नॉरसेट के लिए भी और आरआरबी के लिए भी। तो आज ही आप मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे 1661। सो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। While observing a client throughout a blood transfusion, the nurse should be alert to which possible sign of hemolytic reaction। तो जब किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कौन से पॉसिबल साइन के लिए जो कि हीमोलिटिक रिएक्शन में आपको दिखेगा, आपको अलर्ट रहना है। रिक्टेरिया, पॉलीयूरिया, फ्लैंक पेन या फिर हाइपोथर्मिया। तो हीमोलिटिक रिएक्शन जब होता है तो आरबीसीज का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। क्या होता है भाई, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन। इसी को ही हम कहते हैं ना हीमोलिटिक रिएक्शन, इसी को ही हम कहते हैं ना हीमोलिटिक रिएक्शन। तो जब ये हीमोलिटिक रिएक्शन हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, तो इस पेशेंट में हमें फ्लैंक पेन देखने को मिलती है। फ्लैंक पेन क्यों देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रीनल कैपिसुलर डिस्टेंशन, ठीक है, रीनल कैपिसुलर डिस्टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फ्लैंक पेन जो है देखने को मिलती है, ठीक है। पेशेंट को फीवर एंड चिल्स होते हैं, ठीक है, रीनल कैप्सूल्स जो होते हैं उनकी डिस्टेंशन हो जाती है और हमें एब्डोमिनल फ्लैंक जो पेन है वो देखने को मिलता है। क्लियर। सो ये आप याद रखना फ्लैंक पेन का रीजन क्या है। नेक्स्ट है, द नर्स कंक्लूड दैट द इंट्राडर्मल टीबी टेस्ट रिजल्ट इज पॉसिबल इफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। तो जो आप मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हो, जिसको आप बोलते हो एक्सपोजर चेक करने वाला टेस्ट, जो कि आप इंट्राडर्मली इंजेक्शन लगाते हो टीबी का टू चेक द एक्सपोजर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो कैसे पॉजिटिव होता है अगर इन ड्यूरेशन ऑफ 10 mm और मोर आए, अगर इन ड्यूरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर आए, इन ड्यूरेशन ऑफ 5-10 mm आए, या फिर अ हेविक वेसल। सो इट्स अ, अगर ड्यूरेशन 10 mm और मोर आती है एक हेल्दी पर्सन में,
ठीक है ना। सो वो जो आपका डायामीटर बनता है, सेंटीमीटर नहीं है, वो हम एमएम में करते हैं। अगर ये डायामीटर आपका 10 एमएम से ज़्यादा आता है, 10-15 एमएम के बीच में आता है, ठीक है, तो ये हमें पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिलता है। पर यही पेशेंट अगर एचआईवी पॉजिटिव वाला है, तो अगर 7 एमएम से भी जो है वो ज़्यादा बन रहा है, देन इट इज़ पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है ना। अगर 7 एमएम का है और वो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। पर अगर हेल्दी पेशेंट है, उसका 10 एमएम से ऊपर जो है हम पॉजिटिव मानते हैं। नेक्स्ट है द ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन ऑफ 40 years old client with diabetic mellitus is 2.5%. the nurse understand that। तो आपने हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसिलेट टेस्ट किया है, जो आप करते हो, जो कि 40 years old क्लाइंट का किया है, उसे डायबिटिक मेलाइटस का टेस्ट था, 2.5% उसका जो है रिजल्ट आया है। तो आप इससे समझ जाओगे कि क्लाइंट हैज़ गुड कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज़, द डायबिटीज़ हैज़ पुअर कंट्रोल ऑफ हर, client has poor control of her diabetes, the client can have a higher calorie diet, the client required adjustment in her insulin dose। तो देखो जो नॉर्मल ग्लाइकोसोलेट हीमोग्लोबिन का टेस्ट की वैल्यू होती है, दैट इज़ योर 5.6%। तो यहाँ जो है पेशेंट की वैल्यू जो नॉर्मल आई है, तो इट मीन्स कि पेशेंट का अपनी डायबिटीज़ मेलाइटस जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी डिसऑर्डर डिसीज़ कंडीशन है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, जिसकी वजह से जो टेस्ट है ये नॉर्मल है। अगर कंट्रोल नहीं होता तो 5.6% से ज़्यादा वैल्यू आनी थी, ठीक है, पर 2.5% है, इट मीन्स के पेशेंट का कंट्रोल है अपनी डायबिटीज़ के ऊपर। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द बेजल बॉडी टेम्परेचर चेंज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवल्यूशन। तो जब आपको ओवल्यूशन टाइम आता है, जब सर्कल स्टार्ट होता है, जब ओवम जो है वो रिलीज होता है ओवल्यूशन के टाइम पे, तो बॉडी का बेजल टेम्परेचर क्या होता है, फॉल स्लाइटली विद इंक्रीज ऑफ अबाउट दैट इंक्रीज बाय अबाउट 0.5 सेल्सियस, rise slightly then falls by about 2.5 degree Celsius, is affected by the surge of follicle stimulating hormone is due to an estrogen surge। so जो आपके changes आते हैं characteristics of ovulation में बेसल बॉडी टेम्परेचर, वो थोड़ा सा जब आप ओवल्यूशन टाइम पे होते हो तो वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होता है, देन ओवल्यूशन के बाद वो लिटिल बिट कम हो जाता है, ठीक है। सो मोस्टली जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलता है ड्यूरिंग द ओवल्यूशन टाइम, लिटिल बिट क्लियर। नेक्स्ट है फॉर विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ वुमेन हु इज RH नेगेटिव एट रिस्क, ठीक है। सो कौन सी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है, अगर जो मदर है वो RH नेगेटिव पे है, कौन सा रिस्क हो सकता है उसका, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, प्री एक्लेम्पसिया, मैटरनल एनीमिया, या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इट्स अ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये क्या है, एक हीमोलिटिक डिसीज है न्यूबॉर्न की। क्या है ये, हीमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। क्या है ये, हीमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल का इम्यून सिस्टम है, जो प्रेग्नेंट वुमेन का इम्यून सिस्टम है, वो फीटस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, जो कि फीटस के आरबीसीज को अटैक करती है, समझ रहे हो। मदर का बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम जो है फीटस के आरबीसीज के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बना के उस पर अटैक करने लग जाता है। और ये RH नेगेटिव ब्लड अगर मदर का होता है और फीटस RH पॉजिटिव ब्लड वाला है, तो उनमें हमें देखने को मिलता है, और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अगर मदर RH नेगेटिव होती है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 के लिए और RRB के लिए अगर आपको डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, सो 4 months एंड 6 months का बैच है। 4 months का बैच है 2699 का, लाइव एंड रिकॉर्डेड, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी MCQ सब रहने वाला है। बट अगर आपको 6 months में रिविजन भी दोबारा से करनी है तो 3499 में 6 months का बैच ज्वाइन कर सकते हो। RRB के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, अदरवाइज
आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की 3 मंथ्स की फीस है 1299 और थ्योरी बैच की फीस है 2299 फॉर 3 मंथ्स। तो कोई भी बैच जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपको आरआरबी के लिए जुड़ना है तो ये बैचेस हैं, और अगर आपको नॉर्सेट के लिए जुड़ना है तो ये बैचेस हैं, और इस नंबर पे आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द नर्स परफॉर्म अ डेनवियर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट ऑन 3 years old. Which behavior should the nurse expect this child to be capable of doing? तो आप एक डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आप बच्चे का ग्रॉस की जो उसके मोटर फंक्शंस हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट है, वो चेक करते हो। तो 3 साल के अगर बच्चे की कर रहे हो तो आप इसमें बच्चा क्या कर सकता है, डेवलपमेंट उसकी कितनी होगी, क्या वो स्टेयर्स ऑल्टर्ड फीट पे चढ़ सकता है, पैडलिंग अ बाइसाइकिल, ड्रेसिंग विदाउट सुपरविजन, टाइंग शू लेस। तो भाई वो सिर्फ स्टेयर्स अप कर सकता है विद द ऑल्टरनेट फीट। सो ये हमें 3 साल के बच्चे में अगर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट आप करते हो तो देखने को मिलेगा। इट्स फ्रॉम अ माइलस्टोन, ठीक है, माइलस्टोन से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, फिजिशियन ऑर्डर करता है स्टेराइल मॉइस्ट सोक्स टू द मेनिंजोमायोसील सैक। द मेजर रीजन फॉर दिस ट्रीटमेंट इज। तो जो मेनिंजोमायोसील का सैक है उसके ऊपर स्टेराइल जो मॉइस्ट गॉज लगाने के लिए आप बोलते हो, यहाँ पे गॉज आएगा, ठीक है। तो ये आप जो दे रहे हो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है, प्रमोट कंफर्ट, प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रेशर, स्टिमुलेट न्यूरल डेवलपमेंट। सो देखो मेनिंजोमायोसील का जो सैक है अगर उस पर हम कभी ड्राई गॉज नहीं रखते, हमेशा स्टेराइल एंड मॉइस्ट गॉज रखते हो, क्योंकि अगर वहाँ पे ड्राइनेस हुई तो वहाँ पे क्रैकिंग होगी, और क्रैकिंग होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्टेराइल मॉइस्ट गॉज रखा जो जाता है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट ड्यूरिंग द emergent phase of severe burn injury. Which parental intervention prescribed by healthcare provider should the nurse question? तो सीवियर बर्न इंजरी हुई है, इमरजेंट फेस है पेशेंट का, तो कौन सी इंटरवेंशन जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है नर्स क्वेश्चन करेगी? कोलाइड्स, पोटाशियम, हाइपरटोनिक सेलाइन, लैक्टेड, लिंगर सॉल्यूशन। तो कोलाइड्स भी लगाते हैं हम पेशेंट को, हाइपरटोनिक सेलाइन भी देते हैं और लिंगर लैक्टेड भी, पर पोटाशियम नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में पोटाशियम इंक्रीज हुआ होता है, इमरजेंट फेस है सीवियर बर्न इंजरी में, तो आपको ये नहीं देना है। क्लियर? इसके लिए आप नर्स जो है कौन सा पेरेंटल इंटरवेंशन है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर रहा है प्रिस्क्राइब, पर नर्स उसे क्वेश्चन करेगी कि भाई आप पोटाशियम क्यों दे रहे हो, ऑलरेडी जो है सेल्स टूटे हैं, टिश्यूज फट गए हैं बर्न की वजह से, और पोटाशियम इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर को आ गया है और इंक्रीज हो गया है, तो हम और पोटाशियम क्यों दे पेशेंट को हाइपरकैलेमिया करने के लिए। नेक्स्ट है, बेस्ट नर्सिंग मैनेजमेंट टू प्रिवेंट लिम्फेडिमा आफ्टर मेस्टेक्टमी सर्जरी। तो मेस्टेक्टमी सर्जरी के बाद आप किस तरह से लिम्फेडिमा जो है प्रिवेंट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो? कीप द अफेक्टेड साइड आर्म बिलो कार्डियक, कीप 2 पिलो अंडर अफेक्टेड साइड आर्म, कीप द अफेक्टेड आर्म एक्सटेंडेड, स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन। सो इट्स अ हमेशा लिम्फोडीमा कम करने के लिए जो अफेक्टेड साइड होती है उसके अंडर हम 2 पिलो रखते हैं ताकि जो है वीनस रिटर्न प्रॉपर हो और वहां पे अडीमा ना हो। क्लियर? फॉलोइंग आर इमीडिएट एसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइड टू ऑल द इन्फेंट एक्सेप्ट। तो ये सारी एसेंशियल केयर आप इन्फेंट को देते हो एक्सेप्ट एक के। प्रोवाइड वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये ना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इनिशियल केयर कौन सी है, इमीडिएट इनिशियल केयर जो इन्फेंट को दी जाती है, एक्सेप्ट इनमें से कौन सी नहीं देते? प्रोवाइड वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, सबने सही लिखा है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। की ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? कोई डिसीज कंडीशन की वजह से फ्रैक्चर हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, नंबर आपके पास है, आप कोई भी बैच विदाउट एनी डिले ज्वाइन कर सकते हो। इट्स हाई टाइम टू ज्वाइन द क्लासेस बिकॉज आपके बहुत ही पास वैकेंसीज है, पेपर है। सो अगर आपको नॉर्सेट के लिए ज्वाइन करना है तो 4 मंथ्स का और 6 मंथ्स का फीस के साथ मैंने लिख दिया है। आरआरबी के लिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बैच अच्छा है, और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये बैच अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।